जय हिंद। आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है क्लास 10 का और 12 का। तो हम लोग यहाँ क्लास 10 का विज्ञान का जो है प्री बोर्ड के लिए प्लस में फाइनल एग्जाम 2025 के लिए भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। और यहाँ जो भी प्रश्न है केवल प्री बोर्ड के लिए नहीं बल्कि जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम में भी जो है बहुत ज्यादा प्रश्न काम आएगा ये सारे प्रश्न। और यहाँ जो भी प्रश्न है इसमें जितना भी प्रश्न आप लोग को बताया जाएगा लगभग 150 प्लस प्रश्न है। वो प्रश्न ऐसा प्रश्न नहीं है कि ये कहीं और से मतलब लाया गया है। ये जितना भी प्रश्न है ये किसी न किसी साल ये प्रश्न पूछा है, चाहे वो 2011 में पूछा हो, 2012 में, 13 में, मतलब 2011 से लेके 2024 तक के एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ जितना भी प्रश्न है तो आप लोग को इससे भी अंदाजा लग जाएगा कि आखिर जो है ये किस तरह का प्रश्न जो है वो मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो सारे प्रश्न को यहाँ ऐड किया गया है। यहाँ किसी प्रकार का ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एक भी बार पूछा नहीं गया है। यहाँ जितने भी प्रश्न है वो किसी न किसी साल में जो है मैट्रिक एग्जाम फाइनल एग्जाम में जो है पूछा गया है। फाइनल एग्जाम की बात किया जा रहा है ना, किसी न किसी साल फाइनल एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। वो सारे प्रश्न को यहाँ ऐड किया गया है, इसलिए बोल रहे हैं कि ये प्री बोर्ड ही नहीं बल्कि जो है वो फाइनल एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न बहुत ज्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो वहां भी जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी इसी चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। और जितना भी अपडेट्स वगैरह हैं वो आप लोग का जो है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेगा। तो चैनल के साथ में आप जुड़े रहिए। हम लोग देखेंगे विज्ञान का प्री बोर्ड के लिए प्लस में जो है वो फाइनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि हर बार जो है वो किसी न किसी साल जो है वो पूछा हुआ प्रश्न है। तो हम लोग सबसे पहला प्रश्न से शुरू करेंगे, पहला चैप्टर से शुरू करेंगे कि समीकरण CaCO3 उष्मा दिया गया है अभिक्रिया करने के लिए, उसका बाद जो है ये हो गया CaO प्लस CO2। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिए कि ये यहाँ अभिकारक जो है कितना है, एक ही अभिकारक है। ठीक है, और उत्पाद जो है ना अभिक्रिया करने के बाद कितना उत्पाद हो गया, 2 उत्पाद हो गया। तो यहां निम्न में से बताना है कि कौन सा जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका जो अभिक्रिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये टूटा हुआ है, मतलब यहां वियोग हो रहा है, टूट रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखेंगे कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है ना। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, तो H2 इसका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न आता है अपचयन और उपचयन, है ना। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा और कौन सा नाम से जाना जाता है, तो उपचयन अपचयन को जो है दूसरा नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया किया हुआ है Fe प्लस Cu SO4 अभिक्रिया करके जो है बन गया क्या, FeSO4 प्लस Cu कॉपर, है ना। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ देखिए पहले क्या हो रहा है। सो यहाँ कॉपर जो है ना, कॉपर जो है किसके साथ में था, SO4 के साथ में था, लेकिन आगे जाके कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया है। तो ये किस तरह का अभिक्रिया कहलाएगा। और यहाँ देखिए Fe जो है यहाँ एकल सिंगल था और यहाँ SO4 के साथ में जाके मिल गया है, तो ये जो है अभिक्रिया, ये अभिक्रिया कहलाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि जो है यहाँ ये आगे जाके जो है विस्थापित हो जा रहा है ना। SO4 जो है किसी और के साथ में विस्थापित हो जा रहा है। आगे श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन हम लोग जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उष्मा भी निकलता है, तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। इसी तरह से जो है वो टोटल, है ना, जो कि किसी न किसी साल मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये सारे प्रश्न, है ना, कोई ना कोई साल में जो है प्रश्न पूछा गया है, उस तरह का प्रश्न आप लोग के लिए ऐड किया गया इसमें। और ये फाइनल एग्जाम के लिए बहुत जो है वो रामबाण साबित होगा ये प्रश्न सारे। ऐसे में आप लोग का अंदाजा मिल जाएगा कि आप किस तरह से जो है वो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में विज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न या फिर तो 1 नंबर का प्रश्न। आ गया 2H2O2 2H2O में अभिक्रिया के प्रकार का पहचान करने बोल रहा है। तो ये किस तरह का अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ 2 अभिकारक है और उत्पाद क्या हो रहा है, एक ही हो रहा है, तो जाके इसमें क्या हो जा रहा है, संयोग हो जा रहा है ना, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा।
नेक्स्ट आता है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण कौन करता है? पेड़ पौधा करता है। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरत पड़ता है, जल भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य के प्रकाश। तो इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती है ना। जठर ग्रंथियां पाई जाती है तो कहां पाया जाता है? तो जठर ग्रंथियां जो है वो यकृत में पाया जाता है, या फिर तो अमाशय में पाया जाता है, या फेफड़ा में, या ग्रहणी में, कहां पाया जाता है? तो जठर ग्रंथियां जो है अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, तो अमाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस कहां से निकलता है? तो यकृत के द्वारा जो है स्राव होता है, तो यकृत इसका सही आंसर होगा। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी जो है वो पीनियल ग्रंथि है ना। पीनियल ग्रंथि, जो कि यहां ऑप्शन में नहीं है। तो नहीं है तो इसके बाद हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मटर के दाने के समान होता है। आगे प्रश्न आता है कि घेघा रोग पनपता है किस कारण से? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है वो घेघा रोग पनपता है। जो भी प्रश्न है आप लोग का पूछा हुआ प्रश्न है, किसी न किसी साल जब से मैट्रिक एग्जाम हो रहा है वो कभी ना कभी जो है प्रश्न पूछा ही पूछा है। उस तरह का प्रश्न यहाँ सारा प्रश्न है। ठीक है, अगर आप लोग का भरोसा नहीं लगता है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक खरीदिए, वहां देखिए, कभी ना कभी ये प्रश्न पूछा है। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, तो परागकण हो जाएगा। आगे है, जीवन के लिए कौन सी प्रक्रम अनिवार्य है? तो जय प्रक्रम बहुत जरूरी है। मैं भी आप लोग का यहाँ अगर कोई प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो आप लोग कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा कि जी सर ये इसका जो है आंसर ये चीज होना चाहिए। ठीक है, और कमेंट में आप लोग का हर कमेंट का जो है रिप्लाई मिलेगा। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो लार में जो है वो टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एवं एमाइलेज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन के यौगिकों संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य होता है ना। प्रोटीन के यौगिक संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जो है जरूरी होता है? तो नाइट्रोजन तत्व जो है बहुत जरूरी होता है। कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रण करता है? जैसे बोलते ना कि शुगर का बीमारी हो गया है ना, तो कौन सा हार्मोन जो है वो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने को जो है नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे, एक पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पौधे में वृद्धि का घटक है। एक ऐसा मतलब पादप हार्मोन का नाम लिखना है कि जो क्या करता है, तो पौधे में, है ना, पौधे में वृद्धि के लिए जरूरी होता है, वृद्धि के लिए वो होता है। तो बहुत सारा यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन एक ही के बात किया जा रहा था। तो ऑक्सिन भी हो सकता है, जिब्रेलिक अम्ल भी हो सकता है, साइटोकाइनिन भी हो सकता है, एथाइलिन भी हो सकता है, एबिसिसिक भी हो सकता है। तो ये सारे जो है वो एक पूछा था, लेकिन इतना इतना ऐड करने के कारण की जो है कुछ तो आप लोग को याद रहेगा। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है ना? तो अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। आप लोग पीडीएफ नहीं मांगिएगा, इसलिए पीडीएफ नहीं मांगने बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत मेहनत से टाइप किया हुआ है। ठीक है, और पीडीएफ आप लोग को हम ग्रुप में देते हैं तो दूसरे यूट्यूबर क्या करेंगे कि इसी पीडीएफ से वीडियो बना देंगे। तो ये चीज अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये मेहनत किया हुआ है, मेहनत से लिखा हुआ टाइप किया हुआ क्वेश्चन है, और किसी को बिना मेहनत को दे दिया जाए तो फिर ये चीज शोभा नहीं देता है। ठीक है, तो जो भी आप लोग का प्रश्न इंपॉर्टेंट अगर लग रहा है तो वीडियो से ही आप लोग देखिएगा, लेकिन पीडीएफ का रिक्वायरमेंट नहीं कीजिए, मांग नहीं कीजिए। जो पीडीएफ में उतना मेहनत मेरा किया हुआ नहीं रहता, उस पीडीएफ को जो हम लोग डाल देते हैं ग्रुप में, लेकिन जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत किया हुआ रहता है उसको नहीं डालते हैं। उसके लिए सॉरी आप लोग से। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है ना? तो मोटर वाहन के सामने उत्तल दर्पण लगा होता है, तो उत्तल इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि एक लेंस की क्षमता -2d है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा करके बता देते हैं कि P बराबर, है ना, P बराबर कितना दिया हुआ है? -2d दिया हुआ है। उसका बाद यहाँ जो है वो F बराबर जो है वो निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर तो 1/F होता है। तो F तो हम लोग को यहाँ मालूम नहीं है, तो F बराबर क्या हो जाएगा? 1/P हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? F बराबर में तो 1/P कितना दिया हुआ है? तो -2d दिया हुआ है, तो -2। अब इसको काट देंगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस में 0.5 मीटर। ठीक है, तो माइनस में 0.5 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी और सीधा होता है ना। सदैव कैसा होता है? तो आभासी और सीधा। तो जो ऑप्शन नहीं है, आभासी ऑप्शन नहीं है, पर सीधा है ना, तो सीधा हो जाएगा। गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो आधा होता है। क्यों आधा होता है ना? तो F बराबर जो होता है
वो r/2 होता है, बराबर 2f बराबर जो होता है r होता है। तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो आधा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो धनात्मक होती है, तो धनात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोग का सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां दिया जाता है और आप लोग के लिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत धांसू तरीका से होगा। आप लोग बस इसी तरह चैनल में सपोर्ट और जुड़े हुए रहिए। हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हजामती दर्पण में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय लेंस 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, तो 2 प्रकार के हो जाएंगे। उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहां होता है, जरूर से जरूर इसका आंसर कमेंट कीजिए, है ना। इसका आंसर जो है आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिए कि उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु को हम लोग कहां रखेंगे, तो ठीक है, आंसर कमेंट कीजिए। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है ना, जब प्रकाश की किरण क्या हुआ, हवा से कांच में जाती है, तो वह मुड़ जाती है, किसकी ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब इसका सही आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायऑप्टर हो जाएगा, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, है ना, डायऑप्टर डी से डिनोट करते हैं। किसी दर्पण से, है ना, किसी भी कोई ऐसा दर्पण है जिससे आप कितने भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव जो है वो सीधा प्रतीत होगा, संभवतः यह किस प्रकार के दर्पण में होता है, तो यह दर्पण या फिर तो समतल हो सकता है या फिर तो उत्तल हो सकता है, कोई भी दर्पण हो सकता है, समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का हमेशा काल्पनिक, है ना, वैसा दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का हमेशा काल्पनिक और सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वो होता है उत्तल दर्पण। आगे प्रश्न है कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस से, है ना, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमेशा किस तरह से बनता है, तो आभासी, सीधा और छोटा बनता है। वाहनों की अग्रदीप में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण होता है वाहन के आगे की ओर। आगे, किसी शब्दकोश को, डिक्शनरी को पढ़ना है छोटे अक्षरों को, तो उसके लिए आप किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेंगे, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब आता है कि एक दर्पण की फोकस दूरी, है ना, एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो वक्रता त्रिज्या बराबर हो जाएगा 2 × 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। 35 नंबर प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f है और वक्रता त्रिज्या r है, तो इसके बीच के संबंध को लिखना है, तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायऑप्टर होता है, डी से डिनोट किया जाता है। आगे प्रश्न है 37 नंबर की वाहनों की पक्ष दृष्टि के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का, है ना, वाहनों के पीछे के लिए, है ना, वाहन के पक्ष दृष्टि के लिए पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो अवतल दर्पण होता है। एक गोलीय दर्पण, आगे प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, तो इसका आधा होता है, तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, है ना, प्रिज्म के द्वारा जो है वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। जरा दृष्टि दोष को किस प्रकार जो है हम लोग किस लेंस के द्वारा जो है दूर कर सकते हैं, तो जरा दृष्टि दोष को जो है वो द्विफोक्सी, है ना, जिसमें कि अवतल और उत्तल दोनों लेंस होता है, तो द्विफोक्सी लेंस के द्वारा जो है हम लोग जरा दृष्टि दोष को जो है वो ठीक कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। निशान जो होता है खतरा का, है ना, खतरे का निशान किस रंग का बना होता है, तो खतरा का जो निशान रहता है वो लाल रंग का होता है, ठीक है, ताकि ये दूर से, लाल रंग का ही क्यों, क्योंकि लाल रंग का जो है वो बहुत दूर से ही दिख जाता है,
इसलिए जो है खतरा का निशान को लाल रंग रखा गया है। आगे मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? तो मानव के मतलब मनुष्य जो होते हैं उसके नेत्र में जो है उत्तल लेंस रहता है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? मतलब अगर आंख से एकदम अच्छे तरीका से कम दूरी में देखना है तो 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और दूर के लिए अनंत, है ना। कम से कम अगर साफ साफ दिखना है आंख से तो 25 सेंटीमीटर कम से कम दूरी, और अधिकतम में जो है जो रहता है वो अनंत रहता है। मानव नेत्र उस भाग का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। आगे प्रश्न है कि मानव नेत्र का उस भाग का नाम लिखिए जो मानव नेत्र में प्रवेश होने प्रकाश को नियंत्रित करता है। देखिए, मानव नेत्र का उस भाग का नाम लिखने बोला है कि मानव नेत्र में जो प्रवेश होता है प्रकाश, उसको प्रकाश को जो है वो नियंत्रित करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। मे भी 45 और 46 नंबर का उत्तर डॉट लग रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, है ना, और कमेंट कीजिएगा कि इसका रेटिना होगा और इसका आइरिस होगा कि नहीं। सो ठीक है, थोड़ा सा डॉट इसमें लग रहा है ना, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो आप लोग के लिए यहाँ एक ट्रिक्स है, अनील। ठीक है, ये नाम को आप लोग याद रखिएगा। अ से हो गया अम्ल, उसी तरह से नी से हो गया नीला, ठीक है, और ल से हो गया लाल। मतलब अम्ल जो रहता है वो नीला को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल जो है वो नीला को लाल कर देता है। तो बोला है कि नीला को लाल कौन कर देता है ना, तो अम्ल, तो ये अम्ल हो जाएगा। अब उसी तरह से लाल को नीला कौन करेगा? तो क्षारक करेगा, ऑपोजिट उल्टा कर देना है। 48 नंबर है कि निम्न में से क्षारक कौन है? तो क्षारक यहाँ जो है NaOH हो जाएगा, NaOH, है ना, ये डी नंबर इसका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ये ऑप्शन जहां भी होगा ये सही आंसर इसका हो जाएगा। हाँ, बी में है CaSO4 2H2O, ये सही होगा 49 का। टार्टरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? एक में पूछा है, एक नंबर करेगा, तो एक में पूछा है, किसी एक में बताना है। तो आप लोग के लिए इतना आंसर यहाँ इसलिए कि आप लोग कोई भी याद रख लीजिएगा। टार्टरिक अम्ल जो है वो अंगूर में भी होता है, केला में, इमली में, एवोकाडो में, कांटेदार नाशपाती में, सेब में, चेरी में, पपीता में, आड़ू में या नाशपाती, ये सारे में जो है टार्टरिक अम्ल होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान जो है वो कितना होता है? उदासीन, है ना, तो पीएच स्केल में गिनती जो रहता है कितना तक रहता है? तो 1 से लेके जो है वो 14 तक रहता है, और 7 में जो है उदासीन रहता है, और 7 से इधर जितना नीचे आएगा उतना ज्यादा वो अम्लीयता रहता है ना, अम्लीयता रहता है। मतलब अगर यहाँ 6 है, फिर 5 है, जितना नीचे आएगा, है ना, तो इधर प्रबल अम्ल कहलाता है, और 7 के आसपास में रहेगा तो वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। लेकिन 7 से ऊपर जितना ज्यादा रहेगा वो प्रबल क्षारक कहलाते जाएगा। ठीक है, तो 7 में जो रहता है उदासीन रहता है, 7 से ऊपर क्षारक रहता है, और 7 से नीचे अम्ल रहता है। 7 से जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ज्यादा प्रबल क्षारक कहलाएगा, और 7 से जितना नीचे होगा उतना ज्यादा प्रबल अम्ल कहलाएगा। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल जो है वो संतरा में पाया जाता है। विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaClO2, ये, हाँ, यही होता है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अभी जस्ट बताएं कि उदासीन जो है 7, जिसका पीएच मान 7 रहता है वो उदासीन रहता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। साधारण लवण का रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है। तो साधारण जो है नमक होता है जो हम लोग खाते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl इसका रासायनिक सूत्र है। अब जो है यहाँ पूछा है कि ये किसका सामान्य सूत्र है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है वो सामान्य सूत्र है। CaOCl2 जो है वो यौगिक का प्रचलित नाम जो है क्या है? तो विरंजन चूर्ण है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ अम्ल होगा, है ना, अम्ल तो उपस्थित रहता है। तो संतरा में साइट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है। धोने का सोडा का जलीय विलयन अम्लता है या क्षारीय? धोने का सोडा जो साबुन होता है उसमें जो है वो अम्ल प्रकृति का रहता है कि क्षार प्रकृति का रहता है? तो क्षारीय प्रकृति का रहता है, तो क्षारीय हो जाएगा। अभी तक 60 प्रश्न हम लोग देखे हैं, टोटल जो है हम लोग 150 प्रश्न तक जाएंगे, जो कि आप लोगों का प्री बोर्ड प्लस फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये जो भी प्रश्न है वो किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है। आप लोग का अंदाजा लग जाएगा कि ये प्रश्न जो है वो कब कब किस तरह का प्रश्न पूछता है। इसलिए आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जो है अपने दोस्तों के साथ में जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ के लिए उत्प्रेरित होता है या फिर तो उत्प्रेरित करता है पत्ता को झड़ने के लिए, तो जिसको हम लोग एबिसिक एसिड हार्मोन बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये जो है वो पादप में पेड़ पौधा में जो है पत्ता इसी की वजह से झड़ता है। शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है, तो मस्तिष्क है ना, जिसको हम लोग माइंड बोलते हैं। मस्तिष्क जो है वो पूरा शरीर को जो है वो कंट्रोल करता है। किस हार्मोन का अधिकता में रक्त कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है ना, किस हार्मोन का अधिक हो जाने से रक्त में कैल्शियम की मात्रा जो है ज्यादा हो जाता है, तो पैराथायरॉक्सिजन हार्मोन जो होता है, जिसके कारण से खून में जो है कैल्शियम की मात्रा बढ़ता है। आवेग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम लिखिए, तो आवेग को कौन उत्पन्न करता है, तो उद्दीपन जो है आवेग को उत्पन्न करता है, तो उद्दीपन हो जाएगा। प्रागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किसे जो है वो किसे प्रकार अनुवर्तन है। थोड़ा सा यहाँ मिसटैप है कि प्राग नलिका का बीजांड की किस और होना चाहिए, किस और वृद्धि करना या फिर तो किस और वृद्धि करना प्रकार का अनुवर्तन है। थोड़ा सा इसमें जो है ना क्वेश्चन गलत टाइप लग रहा है। इसका आंसर होगा रासायनिक अनुवर्तन। आगे एडिनेलिन हार्मोन किस अंग पर जो है वो सीधे कार्य करता है, ठीक है। एडिनेलिन हार्मोन किस अंग पर सीधे कार्य करता है, तो हृदय पर। 67 नंबर प्रश्न है कि उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ के लिए उत्प्रेरित होता है। देखिए क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया हुआ है। तो एब्सिसिक एसिड जिसको ABA हार्मोन हम लोग बोलते हैं। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है ना। एक पादप हार्मोन का नाम बताना है जो वृद्धि को बढ़ाता है, तो जैब्रेलिन। बहुत सारा बताए थे हार्मोन पीछे में, तो उसमें से एक जैब्रेलिन भी था। थायरॉक्सिन का स्रावन कौन सा तत्व आवश्यक है, थायरॉक्सिन के लिए क्या जरूरी है, तो थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन जो है वो बहुत जरूरी है। विभवांतर का SI मात्रक क्या आता है, तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, तो यहाँ वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं भी अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत होता है तो आप जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। विद्युत परिपथ में धारा को माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धारा को मापने के लिए जो है एमीटर का उपयोग किया जाता है, तो जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। किसी बल्ब जो है 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा, तो 2 एम्पियर होगा। क्यों होगा 2 एम्पियर, तो I बराबर होता है Q बटा T। तो कूलाम कितना है 120 है और टाइम कितना है, तो टाइम जो है वो 1 मिनट है, मतलब 60 सेकेंड है, तो कट जाएगा कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 2 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा, तो 2 एम्पियर। आगे 73 नंबर, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है, तो 1 यूनिट बराबर जो होता है 3.6 का गुने 10 का पावर 6 जूल। विद्युत आवेश का SI मात्रक लिखिए, तो कूलाम होता है विद्युत आवेश का SI मात्रक। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का है ना, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्टमीटर को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है, तो समांतर श्रेणी में जो है वो समांतर जो है वो संयोजित किया जाता है। विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाला एक सुरक्षा उपाय का नाम लिखना है, तो फ्यूज का है ना, फ्यूज का हम लोग उपयोग करते हैं। किलोवाट घंटा है ना, किलोवाट प्रति घंटा किस राशि का मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम में जो है वो संयोजित किया जाता है। विभवांतर मापने है ना, विभवांतर मापने वाले यंत्र को नाम लिखना है, तो विभवांतर को जो है वोल्टमीटर से मापा जाता है। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में जो है वो सहायता होता है, तो सेल और बैटरी जो है विभवांतर को बना के रखने में जो है बहुत मदद करता है। 83 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण किस कारण द्वारा किया जाता है, तो विद्युत शक्ति के द्वारा। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरे पर विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है, कौन है, बैटरी और सेल। विद्युत परिपथ तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों का नाम लिखना है, तो भू संपर्क तार या फिर तो विद्युत फ्यूज।
यहां से फिर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहां आता है कि निम्न में से विद्युत का सर्वोच्च चालक कौन है, सबसे अच्छा विद्युत किस पर चलता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो है एजी मतलब चांदी है, लेकिन चांदी यहां है ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद कॉपर आता है जिसको हम लोग तांबा बोलते हैं, Cu। ठीक है, तो Cu इसका सही आंसर हो जाएगा। गंधक क्या है, तो गंधक जो है एक प्रकार का अधातु है ना, तो गंधक एक अधातु है। सीसा और टीन है ना, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या बोला जाता है, तो सोल्डर बोला जाता है। सीसा और टीन का मिश्र धातु को हम लोग सोल्डर बोलते हैं। एक अधातु का नाम बताना है जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। एक अधातु है ना, अधातु है लेकिन वो क्या है, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो है ब्रोमीन। लेड एवं टीन की एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। लेड और टीन से जो है वो मिश्र धातु कौन सा बनता है, सोल्डर, जिसको हम लोग टाका भी बोलते हैं। एक अधातु का उदाहरण दीजिए जो द्रव अवस्था में रहता है, तो ब्रोमीन जो है एक अधातु है, ये द्रव अवस्था में रहता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जो है ये सब प्रश्न किसी न किसी साल पूछा हुआ प्रश्न है। सौर पैनल बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो सौर पैनल बनाने के लिए सिल्वर, चांदी का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है, स्टील का भी प्रयोग किया जाता है, कॉपर का भी प्रयोग किया जाता है, जिंक का भी प्रयोग किया जाता है। तांबा एवं जस्ते का मिश्र धातु का क्या नाम दिया जाता है, तो पित्तल है ना। तांबा और जस्ता से जो मिश्र धातु बनता है उसको पित्तल नाम दिया जाता है और पित्तल होता है। इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है, तो इस्पात में कार्बन रहता है। जितने भी इस्पात होते हैं उसमें सब में जो है कार्बन रहता है। तांबा और टीन का मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, तो कांसा बोलते हैं। तांबा है ना, तांबा और टीन को अगर मिलाते हैं तो वो कांसा बनेगा। एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है, तो हाइड्रोजन जो है एक अधातु है, ये गैस अवस्था में पाया जाता है। एक्वारेजिया क्या है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो है वो क्वेश्चन है ना, ये पूछता है बहुत बार। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का 1:3 का मिश्रण को ही जो है एक्वारेजिया बोला जाता है। सोल्डर नामक मिश्र धातु कौन कौन से अवयव से बनता है, तो टीन Sn 50% और सीसा Pb 50%, ये दोनों मिला के जो है वो सोल्डर बनता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। मानव में निषेचन क्रिया कहां होता है, तो फ्लूपियन ट्यूब में है ना, महिलाओं के फ्लूपियन ट्यूब में जो है वो मानव निषेचन की प्रक्रिया होता है। एक ऐसे जंतु का नाम लिखिए जो जिसे है बाह्य निषेचन होता है, मतलब बाहर निषेचन होता है। कौन सा जंतु है, तो मछली में भी बाहर निषेचन होता है, तारामीन में भी और मेढक में जो है वो बाह्य निषेचन होता है। XY गुणसूत्र वाला नवजात शिशु नर होगा या मादा, तो XY जिसपे होता है वो नर होता है और XX होता है वो मादा। नेक्स्ट है कि एकल जीव प्लाज्मोडियम किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुखंडन विधि द्वारा। किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखिए, तो उभयलिंगी है ना, ऐसा मतलब जंतु का नाम लिखने बोल रहा है जो उभयलिंगी हो। क्या हो रहा है इसमें, तो किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखिए, तो केचुआ हो सकता है, स्पंज हो सकता है, टैपवर्म हो सकता है, या फिर तो जोंक, ये सब हो सकता है। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुखंडन, जिसको हम लोग जो है बहुविभाजन बोलते हैं। अभी भी जो है लगभग 50 प्रश्न और बचा हुआ है। ऐसे दो जीवधारियों का नाम लिखिए जो मुकुलन द्वारा नए जीवधारियों को उत्पन्न करते हैं, तो हाइड्रा और ईस्ट जो है मुकुलन द्वारा नया जीव को जो है उत्पन्न करता है। यौन आरंभ से संबंधित हार्मोन को नाम लिखना है ना, यौन आरंभ में जो है वो कौन सा हार्मोन जो है संबंधित है, तो प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, ये जो है वो नर में होता है, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो मादा में होता है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग कि अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जनांग भाग में होते हैं, तो स्त्री केसर में होते हैं। स्पाइरोगाइरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो खंडन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा भ्रूण में जो है, किसके द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषक मिलता है, तो प्लेसेंटा है ना, जब बच्चा जो है मां के पेट में रहता है तो उस समय जो है प्लेसेंटा के द्वारा ही जो है भ्रूण को, मतलब बच्चा जो है उसको जो है वो रुधिर से जो है वो पोषक, जितना भी पोषण है वो सारा चीज मिलते रहता है। आगे एक चीज यहां बता देते हैं कि आप लोग ये चीज याद रखिएगा है ना, एल्केन है ना, एल्केन शुरू में एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। ठीक है, इतना लिखने के बाद सब में आप जो है वो लिख दीजिएगा CnH2n। ठीक है, CnH2n
CnH2n। ठीक है, ये लिखने के बाद इसमें +2 कर दीजिए तो ये एल्केन का सूत्र हो गया। एल्किन में कुछ नहीं करना है और एल्काइन में जो है -2 कर दीजिए। तो ये फार्मूला आप लोग केन से याद रखिएगा, केन कीन काइन, केन कीन काइन। केन में प्लस करना है ना, सब में ये लिखाएगा और केन में जो है +2 होता है और काइन में -2 होता है, बाकी जो है फार्मूला सेम रहता है। तो ये जो है किसका सामान्य सूत्र है, 111 नंबर प्रश्न। तो ये एल्केन का है ना, +2 है ना, तो ये एल्केन का हो जाएगा। उसी तरह से आगे है कि एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह क्या है, तो -CHO है ना, -CHO ये हो जाएगा। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके जो है कौन सा गैस बनाता है, तो हाइड्रोजन गैस बनाता है, H2। नेक्स्ट है CnH2n है ना, यहां प्लस माइनस कुछ नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, तो कीन है ना, केन कीन काइन बोले थे ना, तो केन में शुरू में +2 होता था और कीन में कुछ नहीं होता था, तो इसमें कुछ नहीं है ना, प्लस माइनस कुछ नहीं है ना, तो ये एल्किन हो जाएगा। एल्काइन का काइन काइन बोले थे ना, काइन में माइनस होता है तो ये माइनस डाल दिया है, -2, तो ये एल्काइन का सामान्य सूत्र हो गया। प्रकार्यात्मक समूह का जो है इसका नाम बताना है, तो ये क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आगे कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो केन में बताए थे +2 होता है ना, कीन में कुछ नहीं होता है और काइन में -2 होता है, तो ये हो जाएगा एल्केन का सामान्य सूत्र। एल्किन का क्या हो जाएगा, तो एल्किन में कुछ नहीं होता है ना, सेम यही चीज रहेगा, तो सेम यही चीज यहाँ है ना, और अगर इसमें -2 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, काइन का हो जाएगा, एल्काइन का। 120 नंबर प्रश्न है, CH है ना 3COC2H5 में उपस्थित कार्यात्मक समूह की पहचान करना है, तो एथाइल एसीटेट के प्रकार्यात्मक समूह कीटोन है, यहाँ इसका कीटोन सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है एक एल्डिहाइड है, तो HCHO है ना, ये एल्डिहाइड है। आगे ब्यूटेनॉन का प्रकार्यात्मक समूह क्या है, तो कीटोन है। 3 कार्बन परमाणुओं वाली एल्केन का नाम बताना है, तो 3 कार्बन वाली एल्केन कौन सा होता है, तो प्रोपेन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन C2H6 C3H8 C2H2 एवं CH4 में किसका संकलन अभिक्रिया होता है, तो इसका हो जाएगा C2H2 का। 125 नंबर प्रश्न है, एक कार्बनिक यौगिक कालिक है ना, कालिक जो ज्वाला के साथ जलता है, क्या यह संतृप्त यौगिक है अथवा असंतृप्त, तो ये असंतृप्त है। किसी जीव की जीनी संरचना है ना, किसी जीव का जो है जीन के बारे में पढ़ा जाता है तो उसको जीनोटाइप बोला जाता है, तो जीनोटाइप हो जाएगा। एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो स्त्री में XX होते हैं ना, तो हाँ इसमें XX हो जाएगा, ए नंबर। DNA कहां पाया जाता है, DNA जो होता है वो कहां होता है, तो राइबोसोम में DNA होता है। और जीन कहां पाया जाता है, तो जीन जो है वो गुणसूत्र में होता है। मे भी अगर आंसर गलत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। समान जीन वाले संरचना है ना, समान जीन संरचना वाले जीव को क्या बोला जाता है, तो क्लोन बोला जाता है। गुणसूत्र XY और XX किन नापों से जाना जाता है, तो XY जो है वो पुरुष नर लिंग गुणसूत्र है और XX स्त्री में जो है मादा के लिए है। किस विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण को सूचनाएं कूटबद्ध रहती है, तो DNA। मनुष्य में बौनापन के क्या कारण है, क्यों मनुष्य जो है बौना रह जाता है, तो मनुष्य में बौनापन के सबसे मेन कारण है प्यूटरी ग्लैंड है ना, जिसको हम लोग जो है वो वृद्धि हार्मोन भी बोलते हैं, इसका कम स्राव के कारण जो है होता है। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, तो विद्युत धारा जो है वो जनित्र जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को जनित्र बोला जाता है। लघु पतन है ना, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो बहुत अधिक हो जाएगा। अब ज्यादा प्रश्न नहीं है ना, और 10-15 प्रश्न बचा हुआ है, तो अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक जरूर खरीद लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है, तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव से में जो है विलीन होती है। दृष्ट धारा के एक स्रोत का नाम लिखना है, तो रेखा सेल लेड बैटरी।
या ऐसी युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है परिणत करता है। तो विद्युत मोटर, विद्युत चुंबक क्या है? तो विद्युत धारा को प्रवाह से बने चुंबकीय पदार्थ को विद्युत चुंबक बोला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किस युक्ति द्वारा जो है वो परिणत किया जाता है? तो विद्युत मोटर के द्वारा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। एक युक्ति का नाम बताना है जो विद्युत हतत प्रेरण की घटना पर कार्य करता है, विद्युत जनित्र हो जाएगा। किस विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? तो किसी हो जाएगा, हाँ, किसी विद्युत परिपथ में लघुपतन कब होता है? तो जब विद्युत परिपथ में विघूर्णन तार तथा उदासीन तार संपर्क में आ जाते हैं तो प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिसके कारण जो है वो लघुपतन होता है। किसी चुंबक क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम तब होता है जब चुंबक, है ना, जब जो है धारा की दिशा जो है चुंबक क्षेत्र की दिशा में लंबवत होता है। ये सब 2-2 नंबर का प्रश्न है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को जो है किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। लास्ट जो है वो 4-5 प्रश्न और बचा हुआ है। उस नियम का नाम लिखिए जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल, है ना, यहाँ बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हो जाएगा। बाघ उपभोक्ता, है ना, बाघ जो है वो कितना स्तर में आता है? तो तृतीय स्तर है ना, तृतीय पोषी स्तर में आता है। चिपका आंदोलन कब हुआ था? ये आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं भी मुझे लग रहा है 1972 या 73 में, है ना, चिपका आंदोलन हुआ था। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका। जय आवर्धन करने वाला रसायन कौन सा है? तो जय आवर्धन करने वाला रसायन जो है वो ये हो जाएगा DDT, है ना, DDT इसका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट 2 प्रश्न बच रहा है। किसी स्थान को जैविक विविधता का एक आधार क्या है? स्पीशीज का संख्या और जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या है? तो वन। तो यहाँ 151 प्रश्न था जो कि जब से मैट्रिक परीक्षा लिया जा रहा है तब से जो है ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी तरह का प्रश्न यहाँ ऐड किया हुआ था। कोई भी जो मॉडल सेट है या फिर तो किसी प्रकार के प्रश्न या क्वेश्चन बैंक कहीं से जो है प्रश्न नहीं था, बल्कि जो है पूछा जा रहा था, है ना, मतलब जो पिछले साल इस तरह का पूछा जा रहा था वो सारे प्रश्न को जो है यहाँ ऐड किया गया है। और आप लोग अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं फाइनल एग्जाम 2025 में तो आप लोग क्वेश्चन बैंक जरूर से जरूर खरीद लीजिएगा। और ये वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।